ओपी धनखड़ को नई कमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनात अंसारी। हरियाणा बीजेपी में आज बड़ा बदलाव हो गया है। बीजेपी ने हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी है। ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और आखिरकार हरियाणा बीजेपी को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल ही गया है, जिसके नाम को लेकर पिछले काफी दिन से कयासों का दौर गर्म था। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हरियाणा के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। ओपी धनखड़ अब सुभाष बराला की जगह लेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। बता दें कि इससे पहले ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ओपी धनखड़ हाईकमान को यह समझाने में पूरी तरह कामयाब रहे कि अगर जाटों को दरकिनार किया गया तो बीजेपी फिर उसी जगह पहुंच जाएगी जहां से शिखर का सफर शुरू किया था। सामाजिक समरसता के लिए जाटों को मुख्य धारा में शिखर के दो में से एक पद पर रखना जरूरी था। तो ओम प्रकाश धनखड़ यानी कि ओपी धनखड़ अब हरियाणा बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं। पिछले लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर के चर्चाओं का दौर चल रहा था कि किसे प्रदेश अध्यक्ष की कमान जो है वो सौंपी जाएगी। सुभाष बराला अपना कार्यकाल पूरा कर चुके थे और उनके कार्यकाल को विस्तार जो है वो और दिया गया था। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शमशेर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। शमशेर, ओपी धनखड़ को यहां पर कमान दे दी गई है, कैसे देखा जाए इसे? क्या माना जाए? बीजेपी ने अब यहां पर पूरी तरीके से जो समीकरण बैठाने थे वो बैठा दिए हैं। बिल्कुल, देखिए कायनात, जो अभी बड़ौदा का उपचुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण उपचुनाव होने वाला है और इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नजर इस बात पर रहेगी कि इस चुनाव को जीतना उनके लिए बहुत आसान काम नहीं होगा। जिस तरह से ये सीट खाली हुई, इसको जाट वोट बैंक सीट माना जाता है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे पहला लक्ष्य यही है कि इस सीट को किस प्रकार से हासिल किया जा सकता है, कांग्रेस के पाले से निकालकर भारतीय जनता पार्टी के पाले में लाया जाए। तो पहला तो टारगेट इसी को लेकर माना जाना चाहिए, जिस तरीके से ओम प्रकाश धनखड़ को भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। दूसरा ये कि ओम प्रकाश धनखड़ जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने और पहुंच वाले चेहरे हैं, जिनका केंद्र के कई बड़े चेहरे जो हैं उनके साथ पुराना उठना बैठना तालमेल रहा है। तो ये एक कारण ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जब हरियाणा में बात करें, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, हरियाणा में जब भारतीय जनता पार्टी शून्य पर होती थी उस वक्त भी ओम प्रकाश धनखड़ जो है पार्टी को एक मुकाम दिलाने के लिए लगातार जमीन से जुड़कर काम करते रहे। ये भी एक बड़ा फैक्टर उनके लिए माना जाना चाहिए। तीसरा जो ये कारण मान के चले कि जो जाट वोट बैंक है, उस जाट वोट बैंक को रिझाने की खातिर भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त जरूरी हो गया था, क्योंकि जिस तरह से इस बार के चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी के सामने इस बार के चुनाव को, जो इस बार विधानसभा चुनाव रहा, उसमें भारतीय जनता पार्टी 75 पार का लक्ष्य लेकर चल रही थी। उसको हासिल करने में भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं न कहीं पिछड़ जाती है, पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाती है। चौथा एक कारण इसके पीछे मानकर चले कि जिस तरह से कृष्णपाल गुर्जर को लेकर बात चल रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी कई एक बात ये सामने रखी कि वो जो है कहीं केंद्र में जो पद उनको मिला हुआ है, मंत्री पद उनको मिला हुआ था, उनको वो छोड़ना नहीं चाहते थे, ऐसी खबरें सामने आ रही थी। उसके पांचवा कारण ये भी हो सकता है कि जो एक बार उनका नाम चला, मीडिया में जाहिर हुआ, तो उस बात से कहने का एक संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर दोबारा से सोचे कि जो उन्होंने अपने गुप्त रणनीति बनाई थी प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर, तो वो भी एक कारण उसका हो सकता है। एक अलग कारण ये भी देखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने जो है एक दलित चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो दलित वोट बैंक के ऊपर कांग्रेस पार्टी पकड़ बनाने के लिए, और दूसरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे जाट नेता हैं, तो इन दोनों को समीकरण साधना भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी था। ओबीसी वोट बैंक के ऊपर बीजेपी की पकड़ बड़ी अच्छी है, वो जाट वोट बैंक को किसी भी लिहाज से इस बार आगे होने वाले किसी भी चुनाव में छोड़ना नहीं चाहती। तो ये जो बड़ौदा उपचुनाव है, इस बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी ये चाह रही थी कि किसी भी तरीके से ऐसा समीकरण बनाया जाए ताकि ये मुकाबला बेहतर हो और इसमें भारतीय जनता पार्टी को जीत मिले। तो क्या शमशेर ये माना जाए कि सिर्फ जातिगत समीकरणों को ही देखते हुए यहाँ पर ओपी धनखड़ के नाम पर मोहर लगा दी गई है, या इसके अलावा भी आप कुछ और वजह यहाँ देखते हैं ओम प्रकाश धनखड़ के नाम को चुने जाने की, उनके नाम को अनाउंस करने की?
देखिए, ओपी धनखड़ जब इस बार के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बादली सीट से जब हार जाते हैं, तो ये तो कोई संदेह नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु हो, चाहे ओपी धनखड़ हो, लेकिन उनकी छवि को लेकर बहुत ज्यादा जो है लोगों में नाराजगी नहीं थी। थोड़ा बहुत उनके पद को लेकर, मंत्री पद को लेकर, एक आध बयान को लेकर जरूर ये बात सामने आई थी कि थोड़े से पद प्रतिष्ठा की बात जब है तो वो उनके अंदर एक थोड़ा, कभी लोगों को लगा कि ऐसी खबरें सामने आई कि अहम आ गया है या और कुछ आ गया है। लेकिन उसके बाद भी उनकी जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं, जो जमीन पर जो उसके संपर्क है, जो जमीन पर उनकी पकड़ है और केंद्र में उनके साथ जो तालमेल है, वो बहुत बड़ा इसमें फैक्टर काम करता है। तो बीजेपी के लिए ये भी जरूरी था कि किसी ऐसे चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए जो अपनी पहचान रखता हो, जमीन पर आदमी की परख रखता हो। तो पारखी नजर की जहां तक बात आती है, उसमें धनखड़ का कोई सानी नहीं है, ये एक बड़ा कारण है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि कोई भी राजनीतिक पार्टी वो जरूर ये सोचती है कि उनको अगर कोई पार्टी का अध्यक्ष बनाना है कि किसी को कोई पद देना है तो जातीय समीकरण बड़ा काम करते हैं। और हरियाणा की राजनीति में आपने भी देखा कि किस तरीके से इस बार के जो चुनाव, बिल्कुल शमशेर, भले ही सभी पार्टियां यहाँ इस बात से इनकार करती आ रही हों कि वो किसी जातिगत आधार को लेकर के चुनाव मैदान में नहीं उतरती हैं, लेकिन जो पीछे की पटकथा लिखी जाती है उसमें इन सभी बातों का ध्यान जो है वो बहुत जरूरी तौर पर रखा जाता है। बहुत शुक्रिया शमशेर, हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, ओपी धनखड़ का नाम अनाउंस हो गया है हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के लिए, उसके बाद किस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं सियासी गलियारों में, कैसे देखा जा रहा है उनके इस चयन को? जी मनीष, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर एक बार फिर से जाट चेहरे पर ही दांव खेला है बीजेपी ने, और सुभाष बराला के बाद जो दूसरा नाम यहाँ पर जाट नेता के तौर पर अगर कहें प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुना गया है वो है ओपी धनखड़। ओपी धनखड़ के नाम पर भरोसा जताते हुए उन्हें नया प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने बना दिया है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है राजनीतिक गलियारों से ओपी धनखड़ के नाम की घोषणा के बाद? तो लगातार इस बात को लेकर संशय बना हुआ था कि बीजेपी किसे अपना जो प्रदेश अध्यक्ष है हरियाणा में बनाने वाली है, क्योंकि सुभाष बराला का कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका था और काफी वक्त पहले ही उनके कार्यकाल को विस्तार दिया गया था। लेकिन ये बात भी साफ हो गई थी कि हर राज्य इकाई में नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जो है वो किया जा रहा है, और हरियाणा में भी सभी की निगाहें इस बात को लेकर टिकी हुई थी कि किस व्यक्ति को जो है, किस चेहरे को इस बार जो है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी मैदान में उतारेगी, क्योंकि सामने इस वक्त जो है बड़ौदा उपचुनाव भी दिखाई दे रहा है, जो पार्टी के लिए जीतना जो है उसकी साख का सवाल भी कह सकते हैं कि इस वक्त बना हुआ है। हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जरा बताएं किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है ओपी धनखड़ के नाम की घोषणा के बाद से? मनीष, दरअसल लगभग 5 महीने से ये उठापटक चल रहा था कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पे कौन, यहाँ हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष पे कौन बैठेगा। आपने देखा कि पीछे कृष्णपाल गुर्जर का नाम आया था सामने कि भारतीय जनता पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मंत्री पद को लेके वो मंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते थे और ऐसी बातें आ रही थी। इसी को लेके भारतीय जनता पार्टी लगातार मुख्यमंत्री का बार बार दिल्ली जाना, अपने संगठन के सामने बात रखनी और सारी की सारी जो बातें थी वो सब कुछ निचोड़ निकलने के बाद आखिरकार ये हुआ कि आज भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष का जो ओम प्रकाश धनखड़ के रूप में चेहरा मिला है और उनकी नियुक्ति की गई है। यहाँ पर एक बात और भी समझने वाली बात है कि जहां तक ओम प्रकाश धनखड़ की हम बात करें तो ओम प्रकाश धनखड़ वही नेता हैं जो किसान का प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं वो। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब सरकार थी तो डीजल और पेट्रोल की जो कीमत बढ़ रही थी उसके ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, बार बार प्रदर्शन किया था।
तो वो सारी की सारी चीजें हैं। और किसानों में उनकी एक पकड़ है। जब वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे तब उन्होंने किसानों के लिए बहुत से उपहार योजना की बात करें, बहुत सारी और भी योजना केंद्र सरकार के साथ मिलकर उन्होंने किसानों के लिए किया। अगर दूसरी बात देखें तो हरियाणा में उनकी संगठन में बहुत बड़ी पकड़ है। उन्होंने संगठन में नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक काम किया है, संगठन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो जाट नेता हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव के दौरान जो नुकसान हुआ था, जो जाटों का वोट उसे नहीं मिला था, कहीं न कहीं उसकी बात चल रही थी। और सामने बड़ौदा उपचुनाव भी है जहां पे जाटों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो हर चीज को देखते हुए कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस जाटों की राजनीति खेलती है। अगर हम बात करें उनके सहयोगी दल की बात करें, जेजेपी की बात करें, और भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इनेलो की बात करें तो वो भी जाटों की बात होती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस पोजीशन पे आके किसी और जाति से मनीष, एक प्रदेश बात अध्यक्ष यहाँ बनाना पर जानना हम जरूर चाहेंगे यहाँ पर, और ये जानना बेहद जरूरी भी हो जाता है क्योंकि पिछले दिनों जब यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर बात चल रही थी तो रेस में सबसे आगे जो है कृष्णपाल गुर्जर का नाम सुनाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था। ओम प्रकाश धनखड़ का नाम जो है कह सकते हैं कि दूसरे तीसरे नंबर पर जरूर चल रहा था, लेकिन संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल जो है कृष्णपाल गुर्जर के हक में दिखाई दे रही थी। लेकिन अचानक से ये उलटफेर, क्या ये माना जाए कि राज्य इकाई की पसंद कृष्णपाल गुर्जर थे लेकिन शीर्ष नेतृत्व जो है उसने ओपी धनखड़ के नाम पर भरोसा जताया है और ये पसंद वहीं से है? मनीष, चलिए लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है इस वक्त हमारे साथ में। बिल्कुल आपने सही कहा, कृष्णपाल गुर्जर का नाम बार बार आ रहा था। और वहीं पर अगर बात करें तो ओम प्रकाश धनखड़ का नाम कहीं न कहीं पीछे इसलिए रह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की एक इकाई ये कह रही थी कि जिन्होंने जो चुनाव हार गए हैं, विधानसभा चुनाव जो हार गए हैं, उनका अध्यक्ष पद पे बनना बहुत। चलिए, कुछ तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क जो है बीच बीच में टूट रहा है। हम दोबारा से आपसे जुड़ेंगे। मनीष, अनंतराम इस वक्त हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। अनंतराम जी, बहुत स्वागत है आपका। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो जिस चेहरे पर अब बीजेपी ने दांव चला है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? कितना ज्यादा लाभदायक बीजेपी के लिए ये फैसला होगा? देखिए कायनात जी, मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा। ये इनकी जेपी नड्डा जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी घनिष्ठता आज से नहीं, पहले से ही, संगठन के समय से, और वो इनके काम आई। नहीं तो नंबर 1 पर कृष्णपाल गुर्जर का नाम चल रहा था, लगभग फाइनल ही हो गया था, लेकिन उन्होंने मंत्री पद छोड़ना स्वीकार नहीं किया, अतः वो इस रेस से बाहर हो गए। अभी कैप्टन अभिमन्यु का भी नाम चल रहा था, वो जोशी जी का भी नाम चल रहा था, जो संगठन से ही आते हैं और अब महासचिव भी हैं। तो इनका, मैंने जैसे पहले कहा, इनके जो जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनकी नजदीक संबंध वो काम आई। दूसरी बात ये मैं कहूंगा कि हरियाणा में नहीं तो ये कह दिया था इन्होंने कि हारे हुए किसी नेता को नहीं बनाएंगे, हम ये नियम बना रखा। लेकिन एक तो बड़ौदा उपचुनाव आ गया, एक जाट मत को आकर्षित करने के लिए, फिर ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए, लेकिन इनमें सबको प्रमुख बात मैं यही कहूंगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, इनके संगठन के समय से नजदीकियां वो इनके काम आए। लेकिन क्या आप मानते हैं अनंतराम जी, बड़ा दांव तो यहाँ पर चला ही है बीजेपी ने, लेकिन क्या बड़ा रिस्क भी लिया है? जैसे आपने अभी ये बात कही कि पार्टी नेता ज्यादातर इस बात को लेकर कंफर्म थे कि किसी जो चुनाव हार गया है नेता, उसे ये पद नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर संबंध कहें या फिर नजदीकियां कहें, ये पद जो है ओपी धनखड़ की झोली में आ गया है। तो क्या ये बड़ा रिस्क भी साबित हो सकता है बीजेपी के लिए? नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, देखो मैं स्पष्ट कहूँ, ओपी धनखड़ एक ऐसे नेता या ऐसे वो मंत्री रहे हैं जिनका बेस कुछ नहीं है। पहली दफा ये एमएलए बने, पहली दफा चुनाव लड़ा, और जो है नहीं, चुनाव तो इन्होंने लोकसभा का भी लड़ा, रोहतक से, दादरी से एमएलए का भी लड़ा, बहुत नाम मात्र के वोट आए। तो लेकिन मैं आपको बताऊं, ये मैं उस बात को, ये आपकी बात ठीक है, ये रिस्क भी है।
या आखिर इस बात का कहाँ जवाब देंगे कि भाई आपने तो नींव बना रखा था किसी हारे हुए नेता, इसी कसौटी पे कसते हुए आपने अभिमन्यु को नहीं बनाया। ये अभिमन्यु राष्ट्रीय महासचिव रहे ना, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं और काफी उनका भी शाह जो इनके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनसे उनकी घनिष्ठता भी है, मंत्री भी रहे हैं, मंत्री एक सफल मंत्री मैं कहूंगा, यद्यपि वो भी चुनाव हार गए नारनौल से। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आखिर इस बात का जवाब ये कहा, वो अपने बचाव में कुछ भी कहें, लेकिन कल को ये जो कहें भाई हम किसी, ये गलत मैसेज जाता है कि किसी हारे हुए नेता। चलिए अनंत राम जी, बिल्कुल यहाँ इस चीज के लिए जवाब देना तो हो सकता है कि मुश्किल पड़े, लेकिन किस तरीके से फायदेमंद भी साबित हो सकते हैं ओपी धनखड़, इसके लिए मैं आपकी तरफ आऊंगी। हमारे एडिटर इन चीफ सीमा गिल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीमा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, यहाँ पर जिस तरीके से अब प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो चुकी है और बीजेपी ने ओपी धनखड़ के नाम पर भरोसा जताया है, इसे कैसे आप देख पा रही हैं? क्या लगता है कि राजनीतिक जो अभी परिदृश्य बना हुआ है उसके लिहाज से ये कदम बीजेपी के लिए कितना आप देख रही हैं कि दूर की कौड़ी साबित होगा? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 1 महीने से हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष की बात आ रही थी, कभी किसी का नाम सामने आ रहा था, कभी किसी का, आखिरकार एकदम से ओपी धनखड़ का नाम, क्योंकि दूर दूर तक ऐसा नहीं सोचा जा रहा था कि ओपी धनखड़ का नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए लिया जा सकता है, लेकिन ये आया है तो हम सबके लिए सरप्राइजिंग है, बट नो डाउट, क्योंकि उनका एक मैं अभी सुन रही थी, ऐसा नहीं कह सकते कि उनका एक हरियाणा की राजनीति में उनका नाम नहीं है, लोग उनको ज्यादा, क्योंकि उनका एक लंबा अरसा आरएसएस के साथ बीता है, उसके बाद बीजेपी की सरकार, और बीजेपी और आरएसएस के बीच में किस तरह के रिलेशन है हम सबसे छिपे नहीं है। हम सब जानते हैं आरएसएस और बीजेपी का कॉम्बिनेशन अगर कहीं पे कोई ऑप्शन उनके लिए हो सकता तो बेस्ट होता बीजेपी के लिए, और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी वजह रही होगी ओपी धनखड़ के नाम को फिर मोहर लगने में। दूसरी बात यह है, जिस तरीके से मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि बड़ौदा में जो चुनाव है, उपचुनाव अपने आप में एक भले एक सीट के लिए है, लेकिन वो अपने आप में राजनीतिक तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से अभी चुनाव की डेट भी फिक्स नहीं हुई है, कैंडिडेट का नहीं पता कौन कहाँ से कैसे लड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे जिस तरह की सरगर्मियां उस एक सीट को लेकर के दिख रही थी हमें, उससे ये बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि वो एक चुनाव बहुत महत्व रखता है हरियाणा की राजनीति में, क्योंकि उससे ये दोबारा से एक बार रसूख तैयार होगा कि हरियाणा में बीजेपी का और बाकी जो अन्य दल हैं लाइक हुड्डा कांग्रेस में जिस तरीके से सामने इस सीट को लेकर के आ रहे हैं, उससे ये पता चलेगा कि अब बीजेपी पे लोगों का भरोसा भी कितना है, या उसमें कहीं कोई वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, जिस पर अगर कहीं वो वैक्यूम क्रिएट होता है तो उसमें सीमा जी, क्या ये भी लगता है कि यहाँ पर इस चुनाव में ये भी देखने को मिलेगा कि कौन बड़ा जाट नेता है, जाट वर्सेस जाट नेता भी क्या आप कह सकते हैं कि ये होने वाला है? बिल्कुल, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो पूरी रणनीति है कांग्रेस की, बीजेपी की तरफ से, माफ कीजिएगा, वो इसी वजह से शायद ओपी धनखड़ का नाम सामने आया है कि हुड्डा के बराबर में अगर किसी जाट नेता को लाकर खड़ा करना, क्योंकि पार्टी के पास अब जिस तरीके से पिछले चुनाव के बाद में अभिमन्यु और ओपी धनखड़ दोनों अपनी सीट हार गए थे, उसके बाद देखा जा रहा था कि बीजेपी में उस तरह के जाट चेहरे नहीं दिखाई दे रहे थे जिस तरीके से, क्योंकि हरियाणा में एक बहुत बड़ा जाट वोट बैंक है। जाट वोट बैंक भले जिताने में अपना महत्व न रखता हो, लेकिन इस बार के चुनाव में आपने देखा, हम सब ने देखा कि कई जगहों पर बीजेपी को हार की वजह जाट वोट बैंक बना है। इस चीज को शायद बीजेपी भी जानती है और वो ये भूलना नहीं चाहती, इसको अपने साथ लगा के रखना चाहती है कि वो एक वोट बैंक जो कहीं ना कहीं जीत और हार का कारण बन सकता है हरियाणा की राजनीति में, उसके लिए उनके पास एक बेस्ट ऑप्शंस मुझे लगता है ओपी धनखड़ दिखाई दिए होंगे, इसलिए उनका नाम सामने आया और उस पर मोहर लगाई गई है। 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, धनखड़ की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद वो किस तरीके से सामने रखते हैं, क्या अपना विजन लेके जाते हैं, क्योंकि जो सबसे मेन बात है कायनात वो ये है कि पिछले 5 साल के अपने टर्नओवर में ओपी धनखड़ के साथ में जो लोगों के जो कम्युनिकेशन थे, उसके बाद एक बात बहुत नेगेटिवली निकल के आ रही थी कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि ओपी धनखड़ बहुत एरोगेंट है, वो लोगों के साथ उस तरीके से बिहेव नहीं करते जिस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि राजनीति में आपकी इंटेंशन कुछ भी हो, आप लोगों के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं और उस पर किसी भी अगर कोई दूरियां जो है बिल्कुल यहाँ पर ज्यादा दिखाई देने लग गई थी जनता और एक नेता के बीच में जो रहना चाहिए संवाद, वो थोड़ा सा उसमें कमी जरूर देखी गई थी यहाँ पर। अनंत राम जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनंत राम जी, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, जैसा अभी हम बात कर रहे हैं जाट चेहरे को लेकर के, तो पहले भी एक जाट चेहरा बीजेपी के पास था अध्यक्ष पद पर, सुभाष बराला भी उसी वर्ग से, उसी जाति
से आते हैं, उसी समुदाय से आते हैं, लेकिन क्या वजह रही कि बीजेपी, जैसा हम कह रहे हैं कि जाट समुदाय कट गया चुनाव के दौरान और ये वोट ना मिलना बीजेपी को काफी महंगा पड़ा। आप एक और जाट नेता को लेकर आए हैं, तो फर्क कहाँ देखते हैं? क्या मानते हैं कि नेता बदलने से समुदाय जो है वापस आ जाएगा पक्ष में? नहीं, देखिए, मैं एक स्पष्ट बात कह दूं, मैं नहीं समझता कि ओपी धनखड़ एक मास लीडर हैं या जाटों के नेता हैं। जाटों को कोई भी ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं है जो बीजेपी के खेमे से आ रहा हो। और जैसे अभी आपके एडिटरी चीफ कह रहे थे आरएस बैकग्राउंड से, वैसे तो विद्यार्थी परिषद बैकग्राउंड रहा है इनका, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, फिर किसान संगठन से रहा है। तो वो कोई भी हो, इन्होंने तो वैसे ही ये ठीक है कि इसी मंशा से इनको जाट नेता को अध्यक्ष बनाया है ताकि वो कह सकें। ये एक बात और मैं जोड़ दूं कि पुराना रोहतक था जिसमें रोहतक सोनीपत झज्जर था, तो अब तो इनका जिला झज्जर पड़ता है, तो लेके बादले हल्के से, लेकिन ये उसी, क्योंकि इसी हल्के से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं, तो इसी प्रकार से उन्होंने उसी क्षेत्र का, एक ढंग से कहूँगा, जो जाट बेल्ट कहलाती है, जैसे झज्जर में जिस जिले से आते हैं चारों की चारों सीटें हुड्डा खेमे को चली, कांग्रेस को चली गई, मैं कहूँगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, लेकिन ये कोई मास नेता नहीं है, आज कुछ भी कहें ये, क्योंकि जिस पे मोहर लगती हो वो नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस वाली बात है। तो बाकी इनसे तो ज्यादा कहीं अभिमन्यु। आपसे अनंतराम जी, मैं इसी पे आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी बेबाकी से बात रख रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पिछले 5 साल के ये जो आप बोल रहे हैं, वो उनमें बहुत सारे ऐसे उनके ऊपर बातें उठती रही हैं कि वो जनता के साथ कनेक्ट नहीं करे। आप कह रहे हैं कि वो बहुत बड़े नेता नहीं। क्या लगता है इस बार आपको कि अब उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से आई है, तो क्या लगता है आपको कि आगे किस तरह की रणनीति वो देखेंगे आपके अनुभव के आधार पर? हाँ, देखिए, ये सबसे पहली बात तो ये होगी कि बड़ौदा उपचुनाव आ रहा है, अक्टूबर से पहले ही हो जाएगा। इसमें तय हो जाएगा कि इनके साथ कितनी इनकी छवि जाटों में बन पाई है। जाट जो है, मैं आपको बताऊं कि इसी क्षेत्र से पुराना रोहतक में जो बार बार कह रहा हूं, जिसमें जो झज्जर सोनीपत। प्रोफेसर अनंतराम जी, बिल्कुल मैं इस पर आपसे जरूर आगे बात करूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी के नेता जवाहर यादव भी जुड़ चुके हैं। जवाहर यादव जी, बहुत स्वागत है और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि नया प्रदेश अध्यक्ष जो है हरियाणा बीजेपी को मिल गया है। एक ऐसा नाम जो चर्चाओं में कहीं नहीं था, वाकई में सरप्राइज कर दिया है आपने। देखिए, चर्चा जहाँ होनी चाहिए चर्चा वहाँ होती है। मीडिया की चर्चा में नहीं था या लोगों की चर्चा में नहीं था, तो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष ना मीडिया तय करता है, न लोगों की चर्चा तय करता है। वो तो जिन लोगों को तय करना होता है उनकी चर्चाओं में वो था। तो इसलिए बाकी लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का पेपर इतना स्ट्रोंग होता है जो कभी लीक नहीं होता। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चर्चा चल रही थी उसके बाहर बिल्कुल विपरीत चर्चाएं चल रही थी। सिवाय हेडक्वार्टर के इस पेपर के बारे में किसी को जानकारी नहीं होती। जवाहर जी, मीडिया के बीच में भले ही चर्चा ना हो, लेकिन जनता के बीच में तो चर्चा होनी चाहिए ना कि कौन सा प्रिय नेता है जनता का जो बीजेपी का अध्यक्ष बनना चाहिए। मुझे लगता है कि जनता, बिल्कुल, जनता को जानने का अधिकार है, हक है, क्योंकि उसे एक नेता मिलने वाला है और लोकतंत्र है। यहाँ अपने नेता को चुनने का अधिकार तो नेता का, वो जनता का ही है। चलिए, मैं आपको दोनों को दुरुस्त कर देता हूँ। जनता के पास सब व्यक्ति जाता है जब पब्लिक डोमेन में उसकी घोषणा हो जाती है। इससे पहले, क्योंकि आप एक पार्टी का नेता चुन रहे हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा होती है। जो फीडबैक लिया जाता है, वो जब भी मुरलीधर राव जी चंडीगढ़ में आए थे और हमारे 2 नेताओं ने आके अलग अलग हरियाणा के लोगों से बातचीत की थी। उसके बाद फिर संगठन मंत्री का, मुख्यमंत्री जी का, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी का, इन सबसे चर्चाएं लगातार हो रही थी। जवाहर जी, मेरे पास बहुत कम वक्त है। एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, उसका जवाब आप दे दें। कृष्णपाल गुर्जर जी का नाम सबसे आगे यहाँ पर रेस में दिखाई दे रहा था, लेकिन नाम निकलकर सामने आया है ओपी धनखड़ का। क्या ये माने कि बड़ौदा उपचुनाव को देखते हुए ये नियुक्ति जो है वो बहुत जरूरी हो गई थी, ये चयन बहुत जरूरी था? मुझे लगता है कि आपको ठीक करना चाहिए। आपका पैमाना क्या है कि ये नाम सबसे आगे था, ये नाम बाद में है, यही तो भ्रम है। यही तो पैमाना आपको ठीक करने की आवश्यकता है कि हम संगठन के कार्यकर्ता, हमें आज तक। दूसरा, एक अभी जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक मित्र बोल रहे थे कि धनखड़ जी की जाट नेता की छवि नहीं है, उनका इतना बड़ा नाम नहीं है, इतना कद नहीं है। मैं कहता हूँ इसी से तो हरियाणा को निकालना है।
कि ये जाट नेता है, ये गैर जाट नेता है। हमारे यहाँ से सचिव वो हरियाणा के 36 बिरादरी के नेता है। आज तक इसी मानसिकता के साथ ही काम होता रहा कि ये जाट नेता बन गया, ये यादव नेता बन गया, ये गुर्जर नेता बन गए। इससे कब तक हरियाणा को इसी परिपाटी पे चलाएंगे? तो हरियाणा को इस परिपाटी से मुक्ति का आधार भारतीय जनता पार्टी देना। यानी हरियाणा एक हरियाणवी एक वाली बात पर अभी भी कायम है और संकुचित मानसिकता की राजनीति है। जवाहर जी, मैं एक अंतिम सवाल आपसे, सीमा गिल बोल रही हूँ, मैं आपसे एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या लगता है, जिस तरीके से आपने बहुत अहम बात कही है कि हरियाणा को, क्या पूरे हिंदुस्तान को, मुझे लगता है जात और बिरादरी से ऊपर उठकर एक तरीके से सोचने की जरूरत है। तो क्या लगता है कि ये जो नई विचारधारा को आप भारतीय हरियाणा की राजनीति में लेके आ रहे हैं वो पूरी तरीके से काम करेगी? जी निश्चित रूप से। अभी यह देखिए, कभी कल्पना कीजिए, अभी हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक मित्र है वो तो मुझसे भी अनुभवी है कि आयु भी ज्यादा है, राजनीतिक रूप से होंगे, आप और हम नए लोग होंगे, हो सकता है कि आप मुझसे भी नए लोग होंगे। इससे पहले हरियाणा ने कब सोचा था कि कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी? जब सरकार बनी तो लोगों ने कहा इत्तेफाक से बन गई। दूसरी बार भी अगर हम सरकार में हैं तो आज तक हरियाणा के इतिहास में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बाद लगातार अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार मुख्यमंत्री बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से श्री मनोहर लाल जी बने। जब हुड्डा जी ने अपना कार्यकाल संभाला था तो 67 विधायकों के साथ वो पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री बने थे, बाद में उनके 40। चलिए, यानी कि पूरी उम्मीद है कि संगठन को बहुत बेहतर और अच्छे तरीके से जो है ओपी धनखड़ आगे लेके जाएंगे और पूरी मजबूती प्रदान करेंगे। जी, अनुभवी नेता है। बहुत बहुत शुक्रिया जवाहर यादव जी हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए। सीमा जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी तरफ से जल्दी से, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है। देखिए कायनात, बिल्कुल आप जिस तरीके से जवाहर जी को सुन रहे थे, हम सभी को ये उम्मीद है कि मुझे लगता है हरियाणा की राजनीति में हर तरीके से जो भी नेता हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हो या किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के नेता के रूप में हो, वो सब समाज में 36 बिरादरी के लिए काम करे। हम सबकी उम्मीद यही है और ओपी धनखड़ से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि बीजेपी के संगठन के साथ साथ जो हरियाणा की राजनीति में उठापटक हुई है पिछले 2 दशकों में, तो उसमें कहीं एक सकारात्मक बदलाव वो लेके आए, ठहराव भी है, उनके लिए एक मिसाल कायम करे। जी, अनंत राम जी, अनंत राम जी, चलिए लगता है हमारा संपर्क टूट गया। बहुत शुक्रिया सीमा जी हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए। अनंत राम जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी है। जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी के नेता जवाहर यादव हमारे साथ जुड़े और उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी तरह का जातिगत समीकरण जो है पार्टी ने बैठाने की कोशिश नहीं की है और अब इन सब चीजों से ऊपर उठ करके यहाँ चीजों को देखने की जरूरत है। जनता के लिए नेता काम करते हैं और जनता की सेवा ही उनका एकमात्र उद्देश्य मकसद होता है। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात जरूर रहेगी कि ये जो नया चेहरा आया है ये पार्टी को और कितनी मजबूती प्रदान करता है और कितना यहाँ पर सुधार के लिए क्या क्या कदम या रणनीति जो है वो तय करते हैं ओपी धनखड़, क्योंकि जिम्मेदारी और कमान जो है अब ओपी धनखड़ के हाथ में यहाँ पर हरियाणा की आई है। चलिए फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।